नमस्कार। महाराष्ट्र में भी वही हुआ जिसका डर था। एकनाथ शिंदे बर्फ में लगा दिए गए और मुख्यमंत्री की रेस से बाहर कर दिए गए। अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे तो बर्फ में लगा दिए गए हैं। आज की खबर महाराष्ट्र से होनी चाहिए, लेकिन आज महाराष्ट्र से है नहीं। आज जानते हैं बहुत बड़ी खबर क्या है। आज की खबर बिहार से निकल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद जो चिंगारी महाराष्ट्र से निकली है, वो बिहार जाकर नीतीश कुमार के सपनों को जलाकर राख कर देगी। क्योंकि महाराष्ट्र के बाद अब तैयारी नीतीश कुमार को पैदल करने की है। तो नीतीश कुमार कैसे पैदल होने जा रहे हैं? महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या देवेंद्र फडणवीस नए मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के? इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े सर हैं। अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सर, भाजपा ने नमस्कार। शिंदे को जैसे बर्फ में लगा दिया, जैसे मुख्यमंत्री की रेस से बाहर कर दिया, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, आप इस पर क्या टिप्पणी देंगे? देखिए, एकनाथ शिंदे ये वैसे भी भाजपा के लिए 2.5 साल सत्ता में आने का पासवर्ड था, वन टाइम पासवर्ड। हम्म। तो उसको यूज कर लिया। उसके बाद शिंदे को इतनी मदद भी की कि उनके हम्म। 54 सीटें आई। हम्म। शिवसेना का सिंबल उनको दिलवाया, नाम उनको दिलवाया, और अब तथाकथित लोगों से मुहर लगवाई। मैं तथाकथित इसलिए बोलता हूं हम्म। क्योंकि 95 सीट्स तो ऐसी है जो मराठी अखबार लोकमत में जिसका डाटा दिया है, जहां मशीनों में जितने वोट गिरे थे उससे ज्यादा कम गिने गए हैं। हम्म। तो ये तो बात सभी पूरा महाराष्ट्र जानता है, क्योंकि मैं अभी महाराष्ट्र में ही हूँ। और एक एक जो विजय होता है, इतनी हम्म। भारी लहर आने के बाद जो पूरे राज्य में एक विजय उत्सव होता है कि चलो हमने कुछ अचीव किया, वो कहीं दिखता नहीं। सभी एक दूसरे को सवाल पूछ रहे कि ये क्या हुआ, हम्म। कैसे हुआ। सभी सवालों का जवाब ढूंढ रहे। तो कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे को उन्होंने बता दिया कि अब आपकी जरूरत नहीं है। हम्म। पवार को भी पता पड़ गया। जो अजित पवार हम्म। 4 महीने पहले अपने बारामती में अपने पत्नी को वोट नहीं दिलवा पाए, अपनी विधानसभा में वहां 48,000 का गड्ढा था, हम्म। वो एकाएक 40 के ऊपर सीट लेते हैं। ये सब गिफ्ट में दी गई है, और ये वो जानते हैं कि हम्म। इतना भाजपा ने हमारे लिए किया, हमको जिंदा रखा। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में समझ में आ गया था कि जिस हिसाब से वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे को खत्म करना चाहते हैं, ये दोनों राजनीतिक दल खत्म करना चाहते हैं, वो हो नहीं हम्म। पा रहा था। वो इस टूट से जो रेगुलर उन्होंने अपने रेगुलर जो हम्म। काम किए उससे वो उल्टा पड़ गया था दाव। इसलिए अब हम्म। उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ही खत्म करो, तो फिर वजूद नहीं रहेगा। इस हिसाब से ये सारा खेल हुआ। हम्म। शरद पवार 11 सीट पे कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन हम्म। हुआ। बीजेपी के लिए सूट होता है कांग्रेस वहां सत्ता में रहे, मतलब कांग्रेस वहां लेकिन अब तो अपोजिशन अब में तो रहे। अब तो एकनाथ शिंदे ने भी बोल दिया ना कि जिसको मोदी शाह चाहेंगे, मैंने शिवसेना सपोर्ट वही करेगी। कहा। जब हम्म। एकनाथ शिंदे को ये पता ही है कि अब ना उनको कोई पूछा जाएगा, ना कोई हम्म। उनको विश्वास में लिया जाएगा, वो जो मिलेगा वो लेना होगा उनको। हम्म। तो उन्होंने सिर्फ साइड पे सबसे पहले अजित पवार ने घोषणा की थी हम्म। कि भाजपा के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी बनते हैं तो हमें पूर्ण रूप से हम सब साथ हम्म। देंगे। हम्म। हम्म। और उन्होंने ये करके अपना पहला जो होता है जयकारा लगाने वाला, उन्होंने दिल्ली दरबार में बता दिया कि मेरे से ज्यादा लॉयल आपका कोई नहीं। मैं अजित पवार, राष्ट्रवादी हम्म। कांग्रेस का सर्वे सर्वा, आपके चरणों में संपन्न हूं। आप भाजपा जो हम्म। कहेगा मैं मानूंगा। हम्म। एक बात वो। दूसरी बात, और उन्होंने अपना उप मुख्यमंत्री पर सिक्योर किया, हो सकता है फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्हीं को मिले। हम्म। रही बात एकनाथ शिंदे हम्म। की, एकनाथ शिंदे ने जोर जरूर किया था। एकनाथ हम्म। शिंदे को यदि बीजेपी को 30-35 सीटें और कम आती, हम्म। तो फिर एकनाथ शिंदे और अजित पवार मिलकर तय करते क्या करना है। अब उनको यह तय था कि अभी तो भाई दांव हाथ से चला गया। और जब उनको लगा, अजित पवार को लगा एकनाथ शिंदे पहले जयकारा करेंगे, तो उसके पहले अपना हाका लगा कि अपना बता दो समर्थन, तो उन्होंने बता दिया। तो बेचारे शिंदे एक साइड पे पड़ गए। अब शिंदे हम्म। के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे क्या। हम्म। शिंदे ने भी बहुत सोचा होगा कि हालांकि क्या है, राणे हो गए, एकनाथ शिंदे हो गए,
छगन भुजबल हो गए, ये भले ही अलग-अलग पार्टी में हैं, लेकिन ये है ओरिजिनली शिवसैनिक। तो वो कहीं न राइट। कहीं वो तकलीफ है। तो पिछली बार तो मुख्यमंत्री बनने के लिए निकले थे बाहर, लेकिन इस बार तो अब उप मुख्यमंत्री बनना उनके गले नहीं उतर रही बात। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए। उनके पास 54 एमएलए हैं, तो उनमें से बहुत होनहार लोग हैं, किसी को उप मुख्यमंत्री बनाएँगे वो, मंत्री पद बाँटेंगे और वो सरकार चलाएँगे। वो बिल्कुल दीघे साहब जैसा करना चाहते हैं। दीघे साहब के रोल में अपने आप को देख रहे हैं कि पीछे से किंग मेकर बनो अब, क्योंकि अब नाम के आगे तो मुख्यमंत्री लग गया है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री तो कहलाएँगी, वो तो प्रोटोकॉल तो कहीं नहीं जाएगा अब। तब उस प्रोटोकॉल के साथ जियो और राज करो, क्योंकि भाजपा अब सरकार चलाएगी, वो उनको जानते हैं। दूसरी बात, इतने भारी मेजॉरिटी आने के बाद तो तुरंत मुख्यमंत्री घोषित हो जाना चाहिए था। हाँ। आपको याद होगा उत्तराखंड में तो मुख्यमंत्री का चुनाव हार गए थे धामी जी। इसके बाद तुरंत धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था हारने के सही बाद। बात है। महाराष्ट्र में ये क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में अब उन्हें एक राजस्थान जैसा शर्मा चाहिए, जो पूर्ण रूप से रबर स्टैंप होकर काम करेगा। देवेंद्र फडणवीस ने 5 साल काम किया, लेकिन रबर स्टैंप बन के नहीं किया। देवेंद्र फडणवीस ने 5 साल मुख्यमंत्री बन के काम किया और तो नरेंद्र इस के तरीके बाद से देवेंद्र का नारा भी लगवाया। देवेंद्र फडणवीस का जो नाम आगे चल रहा है, तो अगर रबर स्टैंप वाला हाँ, मसला नहीं है, डमी मुख्यमंत्री वाला मसला नहीं है, तब तो फिर बड़ी मुसीबत नहीं, में है तो देवेंद्र अब फडणवीस। अभी अभी नहीं, अभी सबसे ज़्यादा संकट की स्थिति देवेंद्र फडणवीस के लिए। इतनी बम्पर जीत के संकट बाद भी क्यों वो सर, सब कह मुख्यमंत्री रहे नहीं हैं बनते तो भाजपा फिर के मुख्यमंत्री होंगे तो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि होता तो फिर अभी तक अनाउंस हो जाता। राइट। भाजपा को किसकी ज़रूरत पड़ी, किसका एंडोर्समेंट लेना है? किसका एंडोर्समेंट लेना है भाई? वो तो हो जाता अभी तक। इतने छत्तीसगढ़ हो गए, तुरंत सहाय हो गए थे। उधर शर्मा को कितनी जल्दी अनाउंस कर दिया था, मोहन यादव को कितनी जल्दी अनाउंस कर दिया था। महाराष्ट्र में वो ढूंढ रहे ऐसा कोई रबर स्टैंप। अच्छा तो अशोक विनोद सर, एक तावड़े से रबर और स्टैम्प से एक बात और याद है, अभी आपने वन टाइम पासवर्ड की बात की थी, एकनाथ शिंदे वन टाइम पासवर्ड के तौर पर इस्तेमाल करे और भाई फायदा हुआ भाजपा को, लेकिन अब क्या नीतीश कुमार भी वन टाइम पासवर्ड की तरह भाजपा उनको भी इस्तेमाल करेगी? एग्जैक्टली क्योंकि अब होता बारी बिहार की है। होता क्या है, देखिए, सांप ने किसी को काटा और वो मर गया, तो दूसरों से उसे सीख लेनी चाहिए। सांप से मरता है क्या आदमी, ये देखने के लिए सांप से कटवाना जरूरी नहीं। एक कहावत है, मुहावरा है। तो जो अलग अलग जगह पे हो रहा है, आप देखिए बीजेडी के साथ कितना प्यारा संबंध था उड़ीसा में, कब खा गए बीजेडी को पता भी नहीं पड़ा। बीजेडी भी ढूंढ रहे, अभी तक वो बेहोशी हालत में है, अभी तक वो शॉक से निकले नहीं। महाराष्ट्र में कितने जल्दी किनारे लगा दिया, मतलब उनको मैसेज हो गया कि अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। अब बीजेपी को तय करना है मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। क्या देवेंद्र फडणवीस को बनाएंगे? तो एक धारा करी कि ब्राह्मण क्यों चाहिए। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने ब्राह्मण होने पे एक बात कही थी कि हम मात्र 2% है समाज में। 2% से क्या होता है लोग पूछते हैं, तो मैं कहता हूं कि 100 किलो दूध में 2 किलो शक्कर ही दूध को मिठास देती। ये ब्राह्मण का श्रेष्ठत्व है। लेकिन अब ये ब्राह्मण यहाँ चलेगा क्योंकि महाराष्ट्र को तो डायबिटीज हो गया है, इतने शुगर मिले हैं महाराष्ट्र में। तो ये शक्कर चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बड़ा एक अलग किस्सा है। तो वो नहीं तो विनोद तावड़े आएंगे। क्या विनोद तावड़े मराठा लीडर है? मराठा मराठा को किसी मराठे को बनाना चाहिए या किसी पिछड़े या ओबीसी को देंगे, ये आपको देखेंगे। क्या लगता है सर, या आज विनोद तावड़े की और देवेंद्र फडणवीस अमित की शाह जी की सबकी आज अमित मुलाकात है? शाह अमित जी शाह की की। मुलाकात हुई। मुलाकात के लिए नहीं, मुलाकात के लिए ये भी हो सकता है कि भाई उनको दोनों को समझा दिया होगा कि तुम्हारा नाम नहीं है, कोई तीसरा नाम ढूंढ रहे, ये भी हो सकता है। बोलेगा कौन? अमित शाह जी को बोलेगा कौन? क्योंकि ये जीत सिंगल हैंडेडली अमित शाह की जीत है। और अमित शाह की जीत इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इस चुनाव में पैसा और मशीनें दोनों चली। पैसे के मामले में एकनाथ शिंदे ने भी दबा के पैसा खर्चा किया और भाजपा ने भी खर्चा किया। अब विनोद तावड़े तो बेचारे शहीद होते होते रह गए, पैसा के साथ पकड़े गए थे, लेकिन वो साथ में जो लोग थे उनके नाम पे बिल कटा। वो तो चाय पीने गए थे बेचारे, लेकिन चाय तो इतनी क्या सर कॉस्टली है देवेंद्र कि 9 फडणवीस लाख 10 लाख पर्ची तो रुपए नहीं चाय निकालने सबकी वाले पड़ती है हैं चाय का बिल जिस देने दिन के लिए।
मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी तो पर्ची तो नहीं निकालेंगे देवेंद्र फडणवीस? हो सकता है वो पर्ची राजस्थान निकालेंगे, की। वसुंधरा जी से जैसा करवाया था वैसा करवाएंगे। इसके पहले भी देवेंद्र जी से ही तो अनाउंस करवाया था एकनाथ शिंदे का नाम। जी जी जी। देवेंद्र जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे और भाजपा सरकार में नहीं रहेगी, बाहर से समर्थन करेगी। लेकिन जब तक देवेंद्र जी बेचारे घर गए तो घर में टीवी चल रहा था जिसमें जेपी नड्डा बता रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इससे आपको पता होना चाहिए कि किसके पास कितनी इंफॉर्मेशन है। तो अब किसी को पता नहीं कौन होगा। हो सकता है नाम आने के बाद हम जो महाराष्ट्र को इतने नजदीक से देखते हैं कि हमको भी नाम ढूंढना पड़ेगा कि किस जिले का है, उस जिले में पत्रकार को पूछना पड़ेगा कि ये कब कब विधायक बना भाई, ये मतलब कब पहली बार बना है, दूसरी बार बना, ये भी हो सकता है। कोई यदि मराठा ही चाहिए आपको और विनोद तावड़े को लेके ऑब्जेक्शन है तो फिर एक अभी महाराष्ट्र में भाजपा की अमित शाह के प्रचंड बहुत जीत के नजदीक। बाद, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बनी है अशोक सर, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, क्या लगता है कि इम्पोर्टेंट क्या होगा भाजपा के लिए? क्या कोई मराठी मुख्यमंत्री भाजपा को बनाना भाजपा के लिए सही साबित होगा, या फिर भाजपा वैसे ही जैसा देखिए राजस्थान में किया, जैसे मध्य प्रदेश में किया, वैसा कर सकती है? अमित शाह चाहे वो कर सकते हैं क्योंकि 5 साल के लिए तो सरकार रहेगी, चुनाव के टाइम पे देखा जाएगा। और अब मशीनें का उपयोग इतना बढ़िया हो रहा है, हु केयर्स कास्ट फैक्टर, ये फैक्टर। एक ऐसा आदमी चाहिए जो सुबह उठ के फोन करके पूछे कि साहब गुड मॉर्निंग हो गया है, मैं बेड से नीचे उतरू क्या, आप चाहे तो। और सोने के पहले पूछे कि साहब नींद आ रही है, मैं सोने जाऊं। इस किस्म की अब नेतृत्व उभर के आए। जो जितने भी चीफ मिनिस्टर बनी देखिए ना आप, आपके अगल बगल में देखिए, आपको सब एक उत्तर प्रदेश छोड़ दिया कि जहां योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल अपना किला संभाला हुआ है, बाकी जगह कौन मुख्यमंत्री है जिसकी इतनी औकात भी है कि सामने जाके बैठे चेयर पे। तो ये क्योंकि तो अब जो नीतीश कुमार का जो पत्ता उनको साफ हो करना है, जाएगा ये देखिए देखा जाए। देखिए एक मिनट प्रज्ञा जी, उनको जो करना है अभी महाराष्ट्र में, वो अभी 5 साल सिर्फ राज नहीं करना है, वो तो सरकार आ गई। अब ये 5 साल तक की सरकार को कुछ 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 होता नहीं, दिखाई नहीं देता। ये 5 साल तक सरकार टिक जाएगी, वो कोर्ट जाइए, 5 साल तक केसेस चलते रहेंगे, उसमें कुछ होगा नहीं। दूसरी बात, अब इस 5 साल में मुंबई को खाली कर कर कैसा गुजरात की गिफ्ट सिटी जो है उसको फाइनेंशियल हब बनाना है, ये प्रयास होगा। उसके बाद हो सकता है महाराष्ट्र के 3 टुकड़े हो जाए, मराठवाड़ा विदर्भ अलग राज्य हो जाए, मुंबई ही महाराष्ट्र रह जाए आसपास। बहुत सारी चीजें एजेंडे पे है 2029 के चुनाव के पहले, क्योंकि 2029 में बीजेपी 500 पार जा रही है, उसमें कोई दो मत नहीं। हाँ, 560 भी हो सकता है, 570 भी हो सकता है, क्योंकि जब मशीनें करने हैं तो उसमें फिर उसमें क्यों कंजूसी करना, तो खुल के होगा खेल। और कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्शन पूछ नहीं सकते। जिस गांव में 390 वोट थे वहां 624 कैसे गिने गए, कोई जवाब नहीं। ये अर्थमेटिक है, नया टाइप का, ये नई नई परिभाषा है। लेकिन इससे अब नीतीश कुमार अब इससे भी नहीं सीखे तो ये नीतीश कुमार के लिए घातक होगा। लेकिन कैसे दूसरी घातक बात है, होगा सर, हमको जरा लगता लोगों है को बताइएगा, क्योंकि 2020 में बीजेपी के खाते में 74 सीटें थी और 43 सीटें मिली थी जेडीयू को। तब ये बात जरूर कही गई थी कि कम सीटें हैं जेडीयू के पास, तो मुख्यमंत्री शायद नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, लेकिन भाजपा ने बनाया नीतीश कुमार को। अब एकनाथ शिंदे तो नहीं है क्योंकि नहीं, उनकी कम वो सीटें बात आई हैं। अलग। नहीं प्रज्ञा जी, वो बात अलग थी। उनको कोई वहां नेतृत्व आगे नहीं करना चाहिए था। मतलब बीजेपी ने सुशील कुमार मोदी को तो बर्फ में लगा दिया, अब तो बेचारे नहीं रहे, और बाकी कोई ऐसा नेतृत्व पनपने नहीं दिया। वो अपने बलबूते पे सरकार चाहते हैं। ये ऑलमोस्ट उनके बलबूते पे सरकार है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में उनके पास मात्र 10-12 सीटों का कमी है, 13 सीटों की कमी है, और 13 सीटें इंडिपेंडेंट वगैरह मिलके मिल जाएंगी, उसमें कोई, कल ये दोनों भी चले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में है, सर उस आने वाले स्थिति बिहार में के उस चुनाव में तो बीजेपी चाहेगी अपने बलबूते पर जीते ना, क्यों चाहिए नीतीश कुमार? एग्जैक्टली मैं वही कह रहा था। पिछली बार क्यों हुआ? क्योंकि नीतीश कुमार को नाराज करते वो आरजेडी के साथ चले जाते, सरकार बना लेते। क्या कर लेते? ये कुछ नहीं कर सकते थे। ये इस लायक नीतीश कुमार को करेंगे कि नीतीश कुमार कहीं जाने के बाद भी सरकार नहीं बना पाएंगे। फिर नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा यदि इन्होंने दिया तो। नीतीश कुमार को भी कट टू साइज करने के लिए पासवान
कार्ड खेला गया था, ये सारी मतलब सारी दुनिया जानती है, नीतीश कुमार नहीं जानते होंगे क्या? हम्म। वही पासवान फिर आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में है साथ में। तो अगला चुनाव बिहार का ये बीजेपी का होगा। बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी और आने वाले समय में बिहार में बीजेपी वर्सेस आरजेडी, ये दो ही राजनीतिक दल होंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, ये दो ही है। बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी, यही। महाराष्ट्र में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही होगा आने वाले समय में, क्योंकि ये सब समाप्त कर देंगे। अशोक सर, झारखंड में भी शपथ समारोह हो रहा है, बहुत जबरदस्त। पूरा इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन का साथ देने के लिए पहुंचा है। राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है। अब एक राज्य तो भाई 4 राज्यों में एक राज्य मिला है। जम्मू कश्मीर तो कोई राज्य नहीं है, वह तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज चलता है। अब 4 राज्यों में एक राज्य मिला है फुल फ्लेज। बड़ी शक्तिशाली दिख रही हैं ये। आप इस पर क्या कहेंगे? शक्ति जो है तस्वीरें शक्तिशाली दिखने से काम, प्रज्ञा जी, तस्वीरें शक्तिशाली दिखने से काम नहीं होगा। आपके रैली में लाखों की भीड़ आने से काम नहीं होगा। मतदाता आपको मतदान करे, इससे भी काम नहीं होगा। यदि मशीनें ही मत बदल देती है तो आप क्या करो? आप क्या कर सकते हो? लोग कहते हैं कि झारखंड में भी सरकार की, वहां पे मशीनों का खेल नहीं हुआ, क्योंकि मशीनें स्वयं ऑपरेट नहीं होती। मशीनों को ऑपरेट करने के लिए एक अधिकारियों की फौज लगती है। जैसे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के पहले बाबा ने सारे अधिकारी अपने प्लेसमेंट किए थे 9 जगह पे, और फिर मतदान में जो उन्होंने नया मॉडल दिया एक यूपी का, कि विपक्ष का मत ही नहीं गिरने दो, वहां मशीनें नहीं चली, तो क्योंकि वो केंद्र नहीं चाहता था कि बाबा वहां पे ठीक ठाक करे, लेकिन बाबा ने अपने तरीके से कर दिया। अब झारखंड में आपके पास अधिकारी कहां से थे? क्योंकि अधिकारी जेएमएम के थे। अधिकारी भी डरे हुए हैं बीजेपी से। यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो फिर कौन राज करेगा? दिल्ली राज करेगी या हेमंत विश्व शर्मा चलाएगा? तो वहां वो खेल नहीं हो पाया। या तो बीजेपी के पास सत्ता चाहिए जहां ही मशीनों का खेल होता है, या राज्य का मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, उनके पेरोल पे चाहिए। स्लीपर सेल यदि उनके पार्टी का है दूसरे पार्टी में, तो वो खेल हो जाते हैं। रोज निर्मला सीतारामन के पति भी तो एक इकोनॉमिस्ट है। वो तो कोई एक तो वो तो उनको तो आप न्यूट्रल समझ सकते हैं, वो कांग्रेसी तो नहीं है। उन्होंने भी कह दिया कि ये ऐसे भाई, ये दो मतलब ऐसा कौन सा 5 बजे के बाद ऐसा कैसे इतना वोट बढ़ सकता है? ऑन एन एवरेज हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 26,000 27,000 वोट बढ़ा है। तो सर विपक्ष एकजुट होकर के क्यों नहीं आंदोलन करता है सड़कों पर? सर तमाम पत्रकार, कहां विपक्ष एकजुट होगा? तमाम लोग, कौन सी ऐसी राजनीतिक दल, प्रज्ञा जी, विपक्ष किसको कहते हैं आप? कौन सी ऐसी राजनीतिक दल है जिसमें बीजेपी की स्लीपर सेल नहीं है? बीजेपी के पूरे लोग भरे हुए हैं कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में भी अखिलेश को डराते रहते हैं लोग। ये जो अखिलेश को, अरे ऐसा हो जाएगा वैसा होगा, डराने वाले कौन है? ये बीजेपी के स्लीपर सेल है। नहीं सर, अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हम 80 के 80 भी ले आएंगे तो भी हम ईवीएम पर भरोसा नहीं करेंगे। सवाल वो नहीं है। बीच में कई जगह अखिलेश भी ढीले पड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो वो इसी कारण उनके पार्टी में भी घुसे हैं बीजेपी के लोग। ये राजनीति है, और ये राजनीति अब बिल्कुल अलग लेवल पे चली गई है। चुनाव की उम्मीदवारों की लिस्ट, उम्मीदवारों का चयन, चुनाव का प्रचार, ये तो एक रेगुलर फॉर्मेट है। आप खाओ कि नहीं खाओ, शादी में एक स्टॉल लगा रहता है 1000 टाइप के अचार, कोई वो अचार को चखता नहीं, लेकिन रहता है। तो वैसा अपने यहाँ वोटिंग का डे, फॉर्म भरने की तारीख, प्रचार, ये सब फॉर्मेलिटी हो गया है। चुनाव हो गया है टेक्निकल तंत्र, चुनाव हो गया है बेईमानी। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हरियाणा में जब इतनी धांधली हुई तो क्यों नहीं विपक्ष इकट्ठा होकर बोला? मतलब वो कांग्रेस और बीजेपी का है तो उसमें क्या बोलने की जरूरत है?
फिर टीएमसी में धांधली होगी तो फिर ममता जी अकेली चिल्लाती रहेगी, बाकी लोग कहेंगे कि अब वो टीएमसी का है तो हम क्या करेंगे। नहीं, अब खड़गे बोले हैं कि हम अब ईवीएम के खिलाफ क्या बोले तो हैं कि हम खड़के जी को आप भारत जोड़ो महाराष्ट्र यात्रा जाने के बाद, कराई, मिशन चलाए। खड़के जी ने जो धार आज पकड़ी है वो हरियाणा में क्यों नहीं पकड़ी? क्या 99% मशीनें चार्ज वहां नहीं मिली? क्या वहां चिल्ला चोट नहीं हुई? वहां चुनाव मतगणना रुकी नहीं कई जगह पे? हम्म। तब क्या हम्म। किया? तब तो बस 37 लोग आए, इनमें से लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा ये तय नहीं हो पा रहा है अभी तक हरियाणा में। जो पार्टी अपना लीडर ऑफ अपोजिशन इतने महीनों बाद तय नहीं कर पाता है, वो पार्टी क्या लड़ेगी? कौन लड़ेगा उस पार्टी के लिए? जो पार्टी ट्विटर और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे चलती हो, उनके लिए कौन लड़ेगा? जब वहां पुलिस पीट रही थी, योगी जी की पुलिस पीट रही थी, मुस्लिम समुदाय को घर से निकलने नहीं दे रही थी, तब समाजवादी पार्टी के नेता कहां थे? एक पत्रकार गांव को वोट करवा सकता है, नेता कहां थे भाई? फील्ड पे कहां थे? कांग्रेस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे, ये निर्णय हमें मान्य नहीं है। अरे हु केयर्स? तुम्हें नहीं मानने है मत मान्य करो, घर बैठो। सरकार तो चली रही है, हरियाणा की सरकार चली रही है, महाराष्ट्र में भी सरकार चलेगी, शपथ विधि होगा। आप 5 साल चिल्लाते रहिए हमके अमान्य है अमान्य है। अच्छा अशोक सर, एक चीज जन और। जागरण, जन जागरण करने की जरूरत है। क्या जन जागरण कर रही है? हम्म। इनके पास संगठन नहीं। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जन जागरण नहीं मानते सर आप उसको? तो जन जागरण करने के बाद उसको कंसिस्टेंसी कौन रखेगा? हम्म। राहुल गांधी गए, उसके बाद क्या हुआ? लोगों ने उसका जो जागरण किया उसका लोकसभा में दिया ना रिजल्ट आपको। हम्म। 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 लोकसभा के विजय के बाद मैं आपको बताता हूं प्रज्ञा जी, जी। लोकसभा के निर्णय के बाद जब मैं विधानसभा का सत्र चल रहा था तो मैं मुंबई गया। विधानसभा सत्र के समय क्या होता है, जब आप जाते हैं तो सभी लोग मिल जाते हैं, सभी पार्टियों के आपने तो सभी राजकीय दलों में दोस्त होते हैं, सब एमएलए मिल जाते हैं, मंत्री मिल जाते हैं, हालो हाय हो जाती है। तो मैं इस साल में प्रयास करता हूं कि 1-2 दिन के लिए जाऊं, सबसे मुलाकात हो। तो संयोग से मैं सबसे मिल रहा था तो मुझे, मैं किसी मंत्री के चैम्बर में था, वहां मुझे मैसेज आया कि आपको उद्धव जी बुला रहे हैं, इंतजार करें। मैं गया तो उद्धव जी और आदित्य दोनों बैठे हुए थे उनके ऑफिस में, हम्म। कार्यालय में, विधानसभा में जो है वो। वहां जयंत पाटिल भी आ गए, शरद पवार के पार्टी के अध्यक्ष। वहां कांग्रेस के बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान भी आ गए। चारों लोग बैठे थे और चारों लोगों ने मुझे पूछा कि विधानसभा में क्या लगता है तुम्हें? तो मैंने बोला मुझे, मुझसे क्यों बुलवा रहे हो आप? बोले नहीं नहीं, जो भी बोलोगी हम सुन लेंगे। तो मेरे शब्द थे, मैं आज रिकॉर्ड पे बता रहा हूं आपको। हम्म। मैंने कहा कि जो दंभ, मैंने मराठी में बोला की लोकसभेचा माज आता उतरू द्या। लोकसभा हम्म। में जो दंभ चढ़ गया है आपको निर्णय का, उसको आप खत्म करो। बीजेपी काम पे लग चुकी है। बीजेपी ने चुनाव के, लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत दोनों प्रभारी, एक प्रभारी और सह प्रभारी महाराष्ट्र चुनाव के लिए नियुक्त किया। हम्म। यादव जी को प्रभारी बना दिया और रेलवे मंत्री को सह प्रभारी बना दिया। रेलवे मंत्री मराठी पत्रकारों से एक एक जिले का पूछ रहे थे कि इस जिले में हम क्यों हारे। नोटबुक लेके स्टूडेंट जैसा लिख रहे थे वो। फिर से पूछे थे, नहीं आपने फिर से एक बताइए, क्या कहा उस जिले में क्या प्रॉब्लम हुई? ये होमवर्क चालू कर दिया उन्होंने। क्या कांग्रेस ने या इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ये तय कर दिया कि जो सीटें हम हारे वहां क्यों हारे, इसका तो कम से कम आकलन करें कि सीटें जीत ली, 30 सीट जीती तो हम जो 18 सीटें वो हारे हैं, तो 18 सीटें क्यों हारे या 15 सीटें क्यों हारे? वहां क्या कमी थी, क्या कभी आकलन किया? इन्होंने तो बाकी जो जो हारे उसका आकलन किया और काम करना शुरू कर दिया। तो कई कमियां हैं। आप अभी अभी आप वर्कर्स को कहोगे कि निकलो, वर्कर कहेंगे चुनाव के समय तो आपने हमको गालियां दी, जिसको टिकट देना नहीं चाहिए था टिकट बेचे आप लोगों ने। जो जमीन से जुड़ने वाला आदमी है, जो जमीन से लड़ता है, जिसकी जमीन है, उसको टिकट नहीं दिया, पैराट्रूपर को टिकट दिया। अब पैराट्रूपर से आंदोलन करवाओ। हम्म। बहुत सारी कमियां हैं हर जगह। इसलिए मुझे, मैं इसलिए नहीं कि मैं खुद हतोत्साहित हुआ हूं। हम्म। हमारा काम बोलना है, विश्लेषण करना है,
सच्चाई सामने रखनी है, वो रख रहे हैं। तो सच्चाई ये भी है, ये फोटो पे मत जाइए एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसा हाथ ऊपर करके। मैंने यही सवाल पूछा अशोक सर, ये जो तस्वीरें कौन, इतनी शक्तिशाली दिखती है, चुनावों में इनका असर उतना क्यों नहीं दिखता है? इसीलिए कि ये सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी है। जितना स्ट्रांग ट्विटर पे दिखते हैं उतने स्ट्रांग रास्ते पे है क्या? अच्छा अशोक सर, एक चीज और बताइए, जो चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में हुआ, चुनाव के बाद झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद अचानक हिंदू मुसलमान का एक माहौल बनाया जाने लगा है। कभी संभल में हम देखते हैं हिंदू मुसलमान का माहौल बनता है और 5 मौतें भी हो जाती हैं, और अब हम देख रहे हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के भी कहा देखिए जा रहा है कि प्रज्ञा जी, के भीतर मंदिर एक खोजना है। नरेशन आपको बनाना है, एक नरेशन आपको बनाना है हिंदू मुसलमान का। वो नरेशन आपने चुनाव में बनाया, मशीनों से चुनाव जीते या दादागिरी के पुलिस के पावर से आपने चुनाव जीते। अब इस जीत को आप बार बार ये दोहराते हो कि ये जीत हिंदू मुसलमान की वजह से हुई। महाराष्ट्र में कोई लोग कहते कि बटेंगे तो कटेंगे इसकी वजह से जीते। अरे भाई, बटेंगे तो कटेंगे को अपोजिशन किसने किया था? इनके गठबंधन दल के साथियों ने, महायुति के साथ। अशोक चौहान बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा था। अजित पवार गठबंधन में, उन्होंने कहा था कि यहाँ ये नहीं, ये बात मत करिए आप। पंकजा मुंडे ने कहा था, जो उनकी, हाँ, बिल्कुल सही बात, जो पूरा परिवार भाजपाई है, उन्हें कहा था कि ये नहीं चलेगा यहाँ पे। अब चुनाव जीतने भी बोलता है वो चला, कहां से चला? क्योंकि आपको नरेशन ये बनाना है कि हिंदू मुसलमान की वजह से हम सत्ता में, ये हिंदुओं का राज्य है। पांचजन्य ने एक लेख लिखता है और इस लेख में पत्रकारों के, यूट्यूबर्स के नाम लिखे जाते हैं और लिखते हैं कि ये हिंदू विरोधी है, क्योंकि ये बीजेपी को कमजोर दिखा रहे थे। तो बीजेपी कब से हिंदू हो गई? और बीजेपी का विरोध करना, ये हिंदू का विरोध किसने कहा? क्या 2080 की बात करेंगे तो इस देश में 90 करोड़ हिंदू है, तो 90 करोड़ वोट मिलते हैं क्या आपको? सवाल ये है। ममता बनर्जी कौन है? सोरेन कौन है? हेमंत सोरेन, ये मुसलमान है क्या? ये भी तो हिंदू ही है। आज मध्य प्रदेश में एक दलित का लड़का अपने मामा के गांव गया और एक हैंडपंप से पानी पिया उसने। पता पड़ा वो हैंडपंप सरपंच का था, सवर्ण सरपंच था। उसके लोगों ने उस दलित को इतना मारा, क्यों मर गया? उसको किस मुसलमान ने मारा है? सवाल ये है, खड़गे लीडर ऑफ अपोजिशन, खड़गे अध्यक्ष है पार्टी के, वो मुसलमान है क्या? राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो मुस्लिम है क्या? लेकिन ये अचानक मस्जिदों के भीतर मंदिर खोजा जाने लगा, और हमारे देश ये की तो अदालतों में सिर्फ करोड़ों केस ये तो पेंडिंग पड़े हैं, या लेकिन तो निचली अदालतें इस तरह या की तो याचिकाओं को सुनवाई योग्य मान रही संघ, हैं। या तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब संघ चालक मोहन भागवत जी की कोई सुन नहीं रहा है, या मोहन भागवत जी डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। अपने लोगों को कहता है कि ढूंढो, और पब्लिकली कहते हैं कि राम मंदिर होने के बाद अब हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये उनका स्टेटमेंट है, आपको मिल जाएगा यूट्यूब, ये वाक्य है, मैं भिजवा दूंगा आपको। हाँ, बिल्कुल बोला है। तो जब वो ये बोलते हैं और नीचे लोग सुनाई नहीं देता, इसका मतलब उनकी भी अब स्थिति वही हो गई कि उनको कोई नहीं सुनता, वो नाम के संघ चालक रह गए, संघ वंग खत्म हो गया, या तो ये माने। और यदि संघ का वजूद है तो फिर वो लोगों के लिए अलग बात कह रहे हैं और अपने लोगों को बोल रहे होंगे तुम तो ढूंढो, मैं तो ऐसा बोलना ही पड़ता मुझे। इन दो में से एक चीज तो हो सकती है ना। तो कुल मिलाकर जो जीत मिली, या जो जीत खींच के लाई, जो जीत जबरदस्ती की जीत, वो सारी हिंदू मुसलमान के ही नरेशन पे गढ़ने का प्रयास हो रहा है, ताकि आने वाला समय लोग ये समझे कि बस हिंदू और मुसलमान अब डिवाइड हो गया है, अब हमें हिंदुओं के साथ रहना पड़ेगा, मतलब हम भाजपा के साथ रहना पड़ेगा।
क्योंकि जो लोग बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं वो हिंदू विरोधी है, देश विरोधी हो गए। अब भाजपा माने हिंदू हो गई, हिंदू की दूसरा नाम भाजपा हो गया और भाजपा का दूसरा नाम देश हो गया। इसलिए भाजपा के खिलाफ बोला तो आप हिंदू के खिलाफ बोलते हो, हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हो, धर्म के खिलाफ बोलते हो और देश के खिलाफ बोलते हो। एक नरेशन बनाने का प्रयास हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और जिस तरह से उन्हें जेल में डाला गया और फिर उसके बाद झारखंड में प्रचंड जीत हुई है जेएमएम की, उसके बाद आज पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ आया, उस पर बात करते हैं। और साथ ही साथ अब महाराष्ट्र की चिंगारी बिहार कैसे पहुंचने वाली है और नीतीश कुमार का कैसे नुकसान करने वाली है, उस पर बात करते हैं। फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।